स्वागत है ऑन टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हजारों संविदा कर्मी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 18,000 रुपये वेतन निजीकरण वापस लेने और हादसों में आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन विभिन्न जिलों से आए कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी 4-5 मांगे हैं। मेन मांग ये है कि दीपावली के पहले नवंबर महीने में हम लोगों ने यहीं पे एक दिन का सत्याग्रह किया था। उसमें हमारे संगठन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, संविदा कर्मचारी संघ और आदरणीय डायरेक्टर साहब के बीच में लिखित समझौता हुआ था कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। उसके बाद नए साल में जनवरी महीने में फिर से आदेश हो गए हैं और विभिन्न जिलों में ये चूंकि मध्यांचल है, मध्यांचल में उत्तर प्रदेश के 19 जिले आए हैं। आज हम लोग संविदा कर्मचारी 19 जिले से लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये मध्यांचल के इतिहास में आज एक इतिहास है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में सत्याग्रह के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आज हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारी अगर मांगनी नहीं गई, छटनी का आदेश अभी लिखित में नहीं रोका गया, तो हम लोग आगे की संगठन रणनीति तय करेगा शाम को बैठ करके और अनिश्चितकालीन के लिए एक लंबा संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आप लोग कहाँ से? उत्तर प्रदेश के 19 जिले हैं, उसमें लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, बरेली है, बदायूं है, गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है और अयोध्या है, बाराबंकी है। 19 जिले हैं, अमेठी है, रायबरेली है, ये सब जिले पड़ते हैं। हर जिले के 15 से 20 हजार कर्मचारी वो जन सैलाब आपके सामने है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? हमारा संगठन शाम को बैठ करके, हमारे संगठन के मेन पदाधिकारी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी मोहम्मद खालिद जी, हमारे संगठन के प्रोदा महामंत्री आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, सब लोग बैठ करके कर्मचारियों की राय से आगे की रणनीति तय करेंगे और इससे विशाल आंदोलन करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। बहुत सालों के बाद लौट रहा है महाकुंभ। श्रद्धालु और वैश्विक पर्यटक पवित्र डुबकी लगाने और विशेष रूप से निर्मित मंदिरों और पंडालों में जाने के लिए आ रहे हैं। कई लोगों ने सरकार की व्यवस्था और देश के सुचारू संगठन पर संतोष व्यक्त किए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का ये महापर्व लगा है। 144 साल बाद ये महापर्व महाकुंभ लगा है। इस वक्त मैं प्रयागराज के संगम घाट पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की तादाद पर रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आज 5वां दिन है स्नान का और लगातार सुबह 4 बजे से ही लोग दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने आ रहे हैं और जो यहाँ के बाबा हैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हैं आप? खुशांश कटारिया, ग्वालियर से आए हैं। कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं? हाँ। संगम कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। घूमा? हाँ, थोड़ा बहुत घूमा है। कहाँ कहाँ घूमा आपने? राम मंदिर घूमा है, घड़ी वाले हनुमान जी को घूमा है और गंगा नदी में स्नान करा है। तो मंदिर घूमा, कैसा लगा मंदिर? बढ़िया लगा। स्नान कर लिया? हाँ,
अभी इस पे स्नान नहीं करा, गंगा नदी में करा है अभी। तो संगम में करेंगे कि नहीं? करेंगे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, उनका यहाँ कैसा लग रहा है, कैसी सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है वो कैसी की, क्या क्या कहना चाहेंगी आप मैम? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम ग्वालियर से आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसी को लेकर सरकार की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो कोई पूछता है, गाइड है, उसको भी लगातार बताने का जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें गतिशीलता में भारत सकारात्मक भविष्य और इसके भविष्य के लिए तैयारियां ऑटोमोटिव उद्योग पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऑटो बिक्री को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए मेक इन इंडिया पहल और पीएलआई योजना की सराहना की। तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहां बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली है। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है
जितनी हर साल भारत में गाड़ियां, एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना, ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। साथियों, ऑटो इंडस्ट्री के विकास के लिए नीड और एस्पिरेशंस, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं और सद्भाग्य से भारत में आज ये दोनों वाइब्रेंट है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में जनवरी तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्देश्य बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन थीम के तहत पूरी गतिशीलता मूल्य श्रृंखला को एकजुट करना है। जम्मू कश्मीर के मेंधार में दुकानों के पास मुख्य लाइन खराब होने के कारण लाइव तार खतरनाक रूप से लटक रहा है। बलराम शर्मा और काफिल खान सहित स्थानीय लोगों ने बार बार अधिकारियों से सुरक्षा के लिए लाइन को बहाल कराने का आग्रह किया है। तारक जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप जो छोटी छोटी बातें ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। मुझे ये तारे देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसे मालूम होता है कि यहाँ पे इंसान नहीं रह रहे हैं, कोई भेड़ बकरियाँ रह रही हैं, क्योंकि यहाँ इस पोल से लेकर उस पोल तक तकरीबन कम से कम 40 जोड़ पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सिटी का ये हाल है तो बाहर गाँव में क्या होगा। तो मैं जो हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मैं उनके जेई और एक्सीएन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो तार है, खासकर जो हमारी बस स्टैंड वाली तार है बिजली की, मैं कहता हूं कि इसमें कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस ये तार आप नहीं डाल सकते तो आज का केबल चला हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में ऊपर गोद में पूरा इन्हें केबल डाल दिया है। तो बस स्टैंड जो मेन है, जहाँ पे दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, यहाँ पे ये केबल होनी चाहिए। तो मैं जो हमारे एक्सीएन साहब हैं, हमारे AWE साहब हैं, जेई साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके केबल डालो, क्योंकि रात को ये तार टूटी है रात की। तो अगर भगवान ना करे ये शेड टीन का बना हुआ है, तो अगर टीन के ऊपर तार के पीछे से लाइट अगर आ जाती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 1-2 कैजुअल्टी हो जाती थी। तो मैं एक बार फिर जो हमारी यहाँ की इंतजामिया है, SDM साहब हैं, DC साहब हैं, हमारे एक्सीएन साहब हैं, उनको मैं ये फिर एक बार मैं वाज़ह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन के अंदर ये जो हमारी केबल है, हम 2-3 दिन का आपको टाइम देते हैं, यहाँ पे पूरी केबल डाल के, और जो लोग उस लाइन है ये हमारे इन दुकानदारों के अंदर जो है लाइट जाती है। पिछले दिनों में आपने देखा था
कि ये वाली जो मेन दुकान है, इस दुकान के अंदर आग बढ़ गई थी इसी तार की शॉर्ट की वजह से। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये वाला जो तार का निज़ाम है ये सीधा किया जाए। क्यों कि यहाँ पर दुकानदार दुकानदारी करते हैं, यहाँ पर जो है ऊपर जिस वक्त ये दुकानदार के पास कोई यहाँ से कोई बंदा जाता है कुछ लेने देने के लिए, अगर कोई तार किसी के साथ लग गई तो किसी की जान भी जा सकती है। आज यहाँ पर ये इस तार की जो है यहाँ शॉर्ट बजी और एक बंदे की जान चली जा रही थी यहाँ से। और यहाँ पर इंतज़ामिया को टस से मस नहीं है। ये बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये खाली जो बिल है ये बिल लोगों के गलों में थोपते हैं, हर महीने का बिल थोपते हैं। ये नहीं पता है कि यहाँ पर किसी की बहुत कीमती जान है, किसी की जान भी जा सकती है। कोई दुकानदार लोन पे पैसा लेके दुकान चला रहा है, किसी की दुकान को आग बढ़ सकती है। इसलिए तो ये इनको टस से मस नहीं है। मैं एग्जीम साहब जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से कि आप बाजार का जो है ये पूरे व्यापार का जो व्यापार मंडल का दौरा करें और यहाँ पर देखें ये तारों की क्या हालत है। यहाँ पर किसी वक्त किसी आदमी की भी जान जा सकती है और हालात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर जो है 5 मीटर के बीच में कम से कम 20 जोड़ हैं, 1 मीटर के अंदर 3-3 जोड़ लगे हुए हैं इस तार के बीच में। ये पिछले दिनों में भी तार टूटी, एक बंदे के गले में पड़ गई, उस बंदे की जान जा सकती थी। और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो है ये हालात ख़राब करना चाहता है। अगर ये इमीडिएट, ये डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमारे पास तार ही नहीं है, इतने पोल आते हैं, इतनी तारें आती हैं, वो जाती कहाँ हैं और किस डिपार्टमेंट के पास वो भेजते हैं, किन लोगों के पास भेजते हैं। अगर तहसील मेंढर के अंदर में जो है पोल या तार की कमी है तो। जितेंद्र पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पूर्व सांसद किरण खेर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। टंडन ने मल्होत्रा को बधाई दी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश में जो संगठन पर्व चल रहा था पिछले 3 महीने से, आज उसका समारोह हुआ है। उसके माध्यम से जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, उनको एक बार पुनः यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिली है और उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के लिए मुझे और हमारी बहन किरण खेर जी को उसके लिए चुना गया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दृष्टि से एक ऐसी पार्टी है कि जो पूरे अपने हर चरण के ऊपर, जैसे प्राथमिक सदस्यता हमारी 1,20,000 हुई, उसके बाद हमारे बूथों के अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद मंडल के अध्यक्ष चुने गए, फिर हमारे 6 के 6 जिला अध्यक्ष चुने गए और आज उसका समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं मानता हूं कि जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी सबको साथ लेकर आज ही से अगले साल आने वाले कारपोरेशन के चुनाव की तैयारी में वो जुट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत होगा। तो जिम्मेवारी तो पहले भी थी, तो अब जो जिम्मेवारी एक्सटेंड हो गई है तो अच्छे तरीके से निभाएंगे और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। देखो, इलेक्शन एक साधारण प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के रोड मैप में। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन
इलेक्शन मोड में ही रहती है। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जहाँ भी हो जाएगा। आप पिछले प्लान में प्रधान रहे, आपने टारगेट अचीव किया, अब इस बार क्या टारगेट रहेगा? देखो, टारगेट अचीव करने के बाद बताया जाता है, पहले नहीं। तो पहले कोई प्लानिंग हो? प्लानिंग तो आपके सामने आ जाएगी जब अचीव हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा था, जो पूरे दिन चाली। सीएम विष्णुदेव साय ने मार्च 2024 तक नक्सलवाद को खत्म करने के सरकार के लक्ष्य की पुष्टि की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है, और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी घायल हो गए, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। एक के पैर में चोट आई, जबकि दूसरे की आंख की चोट के लिए सर्जरी हुई है। दोनों के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं। और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान के आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी। आज 12 नक्सली मारे गए हैं तेलंगाना, बीजापुर, सुकमा वगैरह। जी, 12 नक्सली मारे गए हैं। ये हार्डकोर एरिया है जहां पर ये नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन था जवानों का। अभी के लिए इतने ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए ऑन बिल टीवी।